स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भारत के विदेशी संबंध, जो कि 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर है 4। वैसे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 3 है, और जो हमारा बुक है बुक नंबर 2 है ना, सेकंड बुक का है स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर नंबर 4, भारत के विदेशी संबंध। वैसे अगर हम इस चैप्टर की बात करें, कुल मिला के 2 पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ, 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। पिछली वीडियो में हमने भारत और चाइना के बीच में जो शांति और संघर्ष वाला जो टॉपिक है उसको हमने समझने की कोशिश की थी, और 1962 के युद्ध तक की जो पूरी स्टोरी थी उसको हमने समझ लिया था पिछली वीडियो में। आज हम कोशिश करेंगे कि भाई इसके आगे के जो भारत और चाइना के बीच में जो संबंध कायम हुए उनको उन सारी चीज़ों को हम समझें, और इसके अलावा भारत के परमाणु कार्यक्रम को भी हम समझने वाले हैं। देखिए, अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति और संघर्ष वाला जो टॉपिक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष का जो टॉपिक है, क्योंकि चाइना के बाद पाकिस्तान का ही टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो वैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना जो हमारे समकालीन दक्षिण एशिया वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 देख ले। मैंने इस पर एनिमेशन वीडियो बना रखा है, जो बांग्लादेश के निर्माण की पूरी कहानी है और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था 1971 का, है ना, उसकी पूरी कहानी बता रखी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और भी चीज़ें हैं भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब होने के भी जो पॉइंट्स है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जो आपकी फर्स्ट बुक है उसकी जो वीडियो है आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस टॉपिक को रहने देता हूँ। ठीक है, आप उस वीडियो से इसको कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम चाइना वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो भाई चाइना वाला जो टॉपिक था ना, भारत और चाइना के बीच में जो संघर्ष के जो मुद्दे हैं, है ना, और उसके जो बीच संबंध है, कैसे संबंध है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने इस चैप्टर में भी जो जिस तरीके से आपके बुक में समझा रखा है मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन एनिमेशन वीडियो बनाया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 जो है सत्ता के नए केंद्र, है ना, इसका पार्ट 4 है वो चाइना के ऊपर ही टॉपिक मैंने इसमें बना रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जो है, वीडियो के लिंक जो है आपको मिल जानी है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम बात करें कि 1962 के बाद भारत और चाइना के बीच में संबंध कब ठीक होने शुरू हुए, क्योंकि 1962 में भाई दोनों लड़े पड़े थे। तिब्बत का मसला हो गया था, अरुणाचल प्रदेश का मसला हो गया था, है ना, उधर अक्साई चीन का मुद्दा था, तो इन सब चीज़ों के कारण वो लड़ गए थे। अब 62 में तो भाई संबंध खराब हो गए युद्ध के कारण। 1976 में जाके ये संबंध सही हो पाए। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो 1979 में विदेश मंत्री के रूप में वहाँ गए थे। इसके अलावा हम राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी 1962 के बाद चाइना जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री के तौर पे वो गए थे। ठीक है, लेकिन ये सारे चीज़ें जो है वो केवल व्यापारिक मसलों के लिए था, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कोई संबंध नहीं स्थापित हो पाए थे। अब हम यहाँ पे 2003 की बात करते हैं तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पे चीन की यात्रा की थी, है ना, जिसके माध्यम से क्या हुआ, जो हमारे प्राचीन जो सिल्क रूट है, ठीक है, रेशम मार्ग जिसको हम बोलते हैं सिल्क रूट, उसको व्यापार के लिए खोलने की जो मतलब सहमति थी वो हो गई थी। ठीक है, जो कि 1962 के में जो युद्ध हुआ था ना, उसके कारण सिल्क रूट बंद हो गया था, लेकिन अब इसको खोल दिया गया। इसके अलावा इससे एक और फ़ायदा ये हुआ कि भाई चीन ने अब मान लिया कि सिक्किम भारत का ही अंग है ना। इस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी गया 2003 में चाइना, तो इससे ये भी फ़ायदा हुआ कि सिक्किम पर हमेशा दावेदारी करता था चाइना, लेकिन अब इसको भारत का ही अंग मान लिया गया था। अब देखिए, चीन की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी, है ना, पाकिस्तान का चाइना के साथ जो भी लगातार मित्रता बढ़ रही है उसके खिलाफ जो मतलब हमेशा चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो इस कारण भारत और चाइना के बीच में संबंध खराब होते रहे हैं, है ना, और सीमा विवाद भी होता ही रहता है, आपको पता ही है। तो देखिए, सन यहाँ पे 2014 की बात की गई है। 2014 में जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ठीक है, उन्होंने भारत का दौरा किया था, और इस दौरे का मेन जो समझौता हुआ था, इस दौरे में मुख्य समझौता जो हुआ था वो कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु जो आपका जो मार्ग है उसको खोलने की बात कही गई थी। मुख्य समझौता इसके अंतर्गत किया गया था 2014 में। अब तो 2016 की हम बात करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति थे उस समय प्रणब मुखर्जी, उन्होंने चाइना की यात्रा की थी और यात्रा पे गए थे वो। और इस यात्रा का मेन पर्पस जो था, मतलब किस लिए यात्रा हुआ था, आयोजन किया गया था, तो अजहर मसूद है जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस आतंकवादी है, उसको एक तरीके से उसके पक्ष में चाइना ने क्या किया था, वीटो पावर का यूज़ किया था उसको बचाने के लिए, उसके सपोर्ट में, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो इसी एवज में ये यात्रा का आयोजन किया गया था।
उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई भारत व चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है ताकि देशों के बीच में शांतिपूर्ण समझौता हो सके। और यहाँ पे स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ नाम से ये एक तरीके से संकल्प रखा गया है ना। P2P मतलब पीपल टू पीपल, एक तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ये संबंध स्थापित करने के लिए संकल्प रखा गया है। स्ट्रेंथ में क्या है कि भाई देखिए, एस यानी कि आध्यात्मिकता, टी यानी कि आपका रीति रिवाज है, व्यापार है, तकनीक हो गया आपका, है ना। आर यानी कि रिलेशनशिप, संबंध हो गया आपका। एंटरटेनमेंट यानी कि एम, यहाँ पे आप देखें ना सारे अक्षर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाए गए हैं ना। स्ट्रेंथ STRENGTH, तो इस तरीके से है। और यहाँ पे एंटरटेनमेंट में आपका आर्ट आ गया, मूवीज़ हो गई, है ना। मनोरंजन में आपका कला व सिनेमा हो गया। इसके अलावा प्रकृति, एन यानी कि प्रकृति संरक्षण, है ना। जी यानी कि गेम्स, खेल। टी यानी कि टूरिज्म, पर्यटन, है ना। एच यानी कि हेल्थ, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए डोकलाम भी एक क्षेत्र है जहाँ पे भारत और चाइना के जो सैनिक हैं उनके बीच में तनातनी हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये खबर सुनने को भी मिला था। तो ये 16 जून 2017 को शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन दोनों देशों के अच्छे प्रयास के कारण ये 28 अगस्त 1917 को समाप्त हो गया। तो हाल ही में क्या है कि जो चाइना है, चाइना से भारत हमेशा मांग करता रहता है कि भाई जैसे मोहम्मद के जो भी आतंकवादी है उनको आतंकवादी का मान्यता दिया जाए, है ना। पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी संगठन है, ये जैसे मोहम्मद है, इसका जो मेन जो लीडर है अजहर मसूद है आपका, है ना, उसको आतंकवादी घोषित किया जाए। तो चाइना ने ऐसा किया भी, है ना। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का जो सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव रखा गया था कि भाई अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित किया जाए, तो इसको सपोर्ट किया चाइना ने, जिससे कि भारत और चाइना के बीच में संबंध सुधरे हैं। तो ये भारत और चाइना के बीच में जो संबंध के जो पॉइंट्स है आप लिख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये सपोर्ट मटेरियल से आपको मैंने समझाया है। अब हम भारत के परमाणु कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। देखिए भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है ना, वैसे तो 1940 में ही शुरू हो गया था। होमी जहांगीर भाभा थे, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। लेकिन भारत जो पहला परमाणु परीक्षण कर पाया वो 1974 में किया, पोखरण में, ठीक है। और उसके बाद 1998 में पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण करके अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया था, है ना। अब इसके तुरंत बाद ही 1998 में ही क्या था कि जो पाकिस्तान है उसने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था। चगताई की पहाड़ियों में उसने परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। तो इससे क्या है कि शक्ति संतुलन बन गया दोनों देशों के बीच में। और लेकिन अमेरिका जैसे देशों ने क्या किया, इन देशों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए भारत जो है शुरू से 1968 में जो परमाणु अप्रसार संधि लागू हुआ और व्यापक परीक्षण निषेध संधि जो कि 1995 का है, यानी कि CTBT, इन दोनों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि इसको भेदभावपूर्ण मानता है। अब देखो ना भैया, परमाणु अप्रसार संधि क्या है, इसमें यह है कि भाई 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया सिर्फ वही परमाणु हथियार रख सकते हैं, है ना। 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया है वही हथियार रख सकते हैं, बाकी दूसरे देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये पूरी तरीके से भेदभाव वाली नीति थी, तो इसीलिए भारत ने इन दोनों संधियों को नहीं माना है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की परमाणु नीति क्या है भैया। देखिए भारत की परमाणु नीति में 2-4 पॉइंट आप बता सकते हैं कि भारत जो है वो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है। सैन्य उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। भारत अपनी सुरक्षा तथा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। ये भारत की परमाणु नीति है कि भाई सुरक्षा अनुसार जितनी उसको ज़रूरत है, थोड़ा बहुत जो भी भाई आसपास जो पावरफुल मुल्क है, परमाणु संपन्न देश है, तो जाहिर सी बात है इसको भी परमाणु हथियारों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए इस्तेमाल करेगा, बनाएगा, है ना। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले कभी नहीं करेगा, है ना। अगर दूसरा पहले उसके ऊपर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है, हमला करता है, परमाणु हमला हमारे ऊपर करता है, तभी हम करेंगे, पहले नहीं करेंगे, ऐसा हमने बोला है ना। ये भारत की परमाणु नीति का एक मेन पॉइंट आप बता सकते हैं। इसके अलावा भारत जो परमाणु हथियारों के प्रयोग करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथों में होगी। जो भारत के जो सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है उसके हाथों में परमाणु हथियार को प्रयोग करने की अनुमति है। इसके अलावा देखिए भारत की जो विदेश नीति है ना, उसको लेकर जो विपक्षी दल है उन्हें थोड़े बहुत मतभेद रहे,
है ना, भारत के राजनीतिक दल है उनमें मतभेद रहे, लेकिन वो जानते थे कि भाई जो राष्ट्रीय अखंडता के लिए, है ना, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए, ठीक है, इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए ये परमाणु हथियार सही है। तो इस पे ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां भी क्या थी, सहमत थी। तो ये परमाणु नीति में आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, 3 से 4 पॉइंट। 3 नंबर में वैसे क्वेश्चन आता है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं आएगा, तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सारे टॉपिक मैंने करवाने की कोशिश की है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप वो भी कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँगा तो उसमें उन क्वेश्चन को ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।